दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 4 रसायन बलगत की। आज हम आपको पढ़ाएंगे भाग 5 अर्ध आयुकाल से क्या समझते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कैसे की जाती है, अथवा आ जाता है सिद्ध कीजिए शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। तो सबसे पहले चलते हैं अर्ध आयुकाल क्या है, तो लिखेंगे अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर चलते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करते हैं, तो लिखेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण समाकलित दर समीकरण के बराबर x बटे t या t बराबर x बटे k, t बराबर x बटे k। अर्ध आयुकाल के अनुसार अर्ध आयुकाल परिभाषा के अनुसार, अर्ध आयुकाल परिभाषा के अनुसार t बराबर t 1/2 व x बराबर a/2। तो यहां रख देंगे मान t 1/2 बराबर a/2/k, यह बराबर आ जाएगा a/2k। तो k क्या है, a क्या है प्रारंभिक सांद्रण और a/2 क्या है अभिक्रिया के बाद बची सांद्रता, अभिकारक की बची सांद्रता। तो यहां पर लिख देंगे t 1/2 समानुपाती a। यही हल करना था, क्या था, अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो एक स्थिरांक है, तो सीधे सीधे आ जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण k x बटे t या t बराबर x बटे k होता है। तो अर्ध आयुकाल परिभाषा के अनुसार t बराबर 1/2 या x बराबर a/2। तो लिख देंगे, मान रख दिए। तो ये आ गया अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। अब हम आपको ले चलते हैं आर्हीनियस समीकरण क्या है। आर्हीनियस समीकरण इसी में बता दें क्योंकि ये 10-5 मिनट का था, तो आर्हीनियस समीकरण बता दें इसी में। आर्हीनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि जो अभिकारक के अणु थे उन पर विभिन्न प्रकार के ताप दाब का प्रभाव का अध्ययन किया और कहा और अग्रहित दिया, नियम दिया। उन्होंने कहा कि अभिकारक के अणु जो भाग लेते हैं, अभिकारक के अणु जो सक्रिय अणु जो होते हैं वही भाग लेते हैं, और वे अणु जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते निष्क्रिय अणु कहलाते हैं। यदि इन अभिक्रिया में ताप अभिकारक के अणुओं को ताप या गर्म कर दिया जाए, ताप दिया जाए, तो सक्रिय अणु जो थे वह अभिक्रिया से तेजी से गति करने लगते हैं या अभिक्रिया तीव्र गति से करते हैं, और जो निष्क्रिय अणु होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और सक्रिय अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये उन्होंने अग्रहित दिया। इसी के आधार पर उन्होंने ताप और अभिकारक के अणुओं आर्हीनियस कारक इनके बीच एक समीकरण दिया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। आर्हीनियस समीकरण हम आपको बता दें, यह है k = AE ऋण EA बटे RT। बस इतना 2 नंबर का पूछता है आर्हीनियस समीकरण क्या है, तो आप बताएंगे। जहां A क्या है सक्रियण, A क्या है सक्रियण ऊर्जा, स्मॉल e बराबर सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक, T परम ताप
और ए जो है आवृत्ति वह अभिकारक के अणु की आवृत्ति, और के एक स्थिरांक है, के एक क्या है, स्थिरांक है। तो ये इस समीकरण जो है ये 2 नंबर में पूछा जाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो ये मोस्ट है आज ये समीकरण 2 नंबर में। और फिर पूछता है इसी में देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, 2 नंबर की टिप्पणी पूछ देता है। तो अथवा में एक तरफ वो रहता है, एक तरफ में आ करके 2 नंबर का पूछ देता है। तो आज ये समीकरण इसके बारे में लिख देंगे कि ये क्या है। फिर आता है देहली ऊर्जा क्या है। तो देहली ऊर्जा बता दे, अभिकारक के अणुओं के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, देहली ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अभिकारक अणुओं के पास होती है, पहले से होती है। अभिकारक के अणुओं के पास देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक के अणुओं के पास स्थित होती है या पहले से होती है, जो बैरियर या अवरोधिका को पार कर सके। जैसे मान लीजिए ये ऊर्जा है, यहां पर ये बैरियर लगा हुआ है और ये कोई अभिकारक अणु है, तो ये इसके पास इतनी ऊर्जा होती है कि अभिकारक के अणु को पार करके उत्पाद बना सके। यदि अभिकारक सक्रिय देहली ऊर्जा है तभी वह उत्पाद बना सकता है, तभी वह क्रिया कर सकता है, टक्करें हो सकती होंगी, अन्यथा वो के अणु जो होते हैं आपस में टक्कर नहीं कर सकते। जैसे ये अणु है, ये अणु है, ये आपस में टक्कर करते हैं और अणु जुड़ करके यौगिक का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार के अणु टक्कर कर सकते हैं प्लस करके, तो ये अणु टक्कर कर सकते हैं और संगठक अणु और ये अणु बना सकते हैं। यानी देहली ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो आवृत्ति उनके पास जो ऊर्जा होती है प्रभावी टक्करों को संपन्न कर सकते हैं, तो यह देहली ऊर्जा होती है। फिर आता है सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा आ जाता है 2 नंबर में। तो सक्रियण ऊर्जा लिखेंगे, सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो देहली ऊर्जा से कम अणुओं के लिए प्राप्त ऊर्जा होती है, अर्थात ये अवरोध का बैरियर को नहीं पार कर सकते और इनको जब ऊर्जा दे दी जाती है तब ये बैरियर को पार कर सकते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध क्या है। तो लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा ऋण अभिकारक अणुओं की ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। तो ये पूछा जाता है। तो आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। इस अध्याय से हम आपको मोस्ट प्रश्न बता देते हैं, 4 कम से कम याद रखना अच्छे से, जो बताए हैं 5 हो गए हैं। इन 5 को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। 2 प्रश्न आएंगे अथवा में एक आपको करना है, 4 नंबर का इससे आने वाला है। तो पहला मोस्ट, अभिकारक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा, अणुसंक्षता और आणविकता में 4 अंतर लिखिए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में 4 अंतर लिखिए, बता चुके हैं। फिर आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुपाल की गणना कैसे की जाती है, अर्धायुपाल से क्या समझते हैं। और ये भी जो बताए हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुपाल की गणना कैसे की जाती है, अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आर्यन समीकरण, देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो ये प्रश्न मोस्ट हैं और इन प्रश्नों को आपको याद करना है। आशा कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला अध्याय पढ़ाएंगे, अध्याय 5 में अब हम अगले चैप्टर में चलेंगे, सतह रसायन। तो सतह रसायन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।